औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. When you look at politics, when you look at economy, lot of traction, lot of interaction of the political system, lot of interaction of the judicial system, lot of interaction at the end of the bureaucracy. When you look at what is happening on the political ground, when you look at on the economy, you see things maneuvering in the favor of someone जिसको नवाज शरीफ कहा जाता है और ऐसा लगता है कि सारी तैयारियां उन्हीं के लिए हो रही हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें किसी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है. व्हेन यू लुक एट द कैपिटल मार्केट इज़ जुबलेंट. 7 साल बाद उसने जो है वो 50,000 का लेवल ब्रेक किया है. डॉलर ने 37 रुपये ब्रेक किए हैं और जो रुपी है वो 270 रुपये के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो आज के प्रोग्राम में देयर आर 2 थिंग्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस. वन थिंग इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरह की रिसर्च ब्रोकरेज हाउसेस कैरी आउट कर रहे हैं उस पर शुरू से अब तक सवालिया निशान हैं. उसको हम बातचीत करेंगे असफर नसीम से. ये वो वाहिद इंडिविजुअल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च की बुनियाद रखी थी. दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद चुनाई. ही हैपन्स टू बी अ डायरेक्टर एट PSX बोर्ड. इनसे हम समझेंगे कि बाज़ार हिस्सेस जो है वो करंट कौमी सियासत को कैसे देख रही है और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो इस सारे सियासी सिनारियों को आगे कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं. सो पहले सेगमेंट में असफर नसीम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. असफर साहब, जो रिसर्च पाकिस्तान में होती है उसके ऊपर आपका एक व्यू चाहिए है. देयर आर सर्टन कमेंट्स, पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि ये किसी हद तक बायस भी होती है. एक बहुत एग्जांपल कोट की जा रही है TRG की. देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स, वी डोंट वांट टू नेम द स्टॉक्स, बट वी जस्ट नीड योर ओपिनियन एंड द व्यू कि जो पाकिस्तान में ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो रिसर्च की जाती है उसकी इंडिपेंडेंस को आप कैसे देखते हैं और इसका कोई स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन है भी या नहीं, और दुनिया के अंदर ये वाली जो रिसर्च है इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किस तरह के मेजर्स लिए जाते हैं. बिकॉज यू हैपन टू बी द ओनली एंटिटी जिसने आइस ब्रेक की थी, इस तरह के काम को किया था और एक रोल मॉडल के तौर पे आप सामने आए थे. सो असफर नसीम साहब, ओवर टू यू. वी जस्ट नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन. थैंक यू सो मच सानी साहब. देखिए, रिसर्च के बारे में मैं ये तो कहूँगा कि बायस्ड रिसर्च होती है. देखिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ब्रोकरेज इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर या किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करें तो जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट एक तरह से डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट होता है. और अनफॉर्चुनेटली रिसर्च जो कि टिपिकली सारी दुनिया में एक फ्रंट ऑफिस का पार्ट या मिडिल ऑफिस कंसिडर किया जाता है, वो पाकिस्तान में उसको बैक ऑफिस की तरह ट्रीट किया जाता है. अब इसमें आप इसका कोई रीजन पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इस वजह से या ये सर्टेन एंटिटी जिम्मेदार है. मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इशू ये है वो पाकिस्तान की मार्केट इस तरह से डेवलपिंग नहीं हो सकी. वी ऑल नो द साइज ऑफ द इन्वेस्टर बेस एंड जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में वो बहुत कम है. इक्विटी मार्केट का साइज बहुत छोटा है. क्योंकि साइज बहुत छोटा है तो रेवेन्यू का साइज कम है. और क्योंकि रेवेन्यू का साइज कम है इसी वजह से हमारे यहाँ वो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी इन प्लेस नहीं है. अगर आप एक ऑडिट करें, लेट्स से आप सारे ब्रोकरेज हाउसेस की सेल्स टीम की एवरेज एज या एवरेज एक्सपीरियंस लेवल कंपाइल कर लें और रिसर्च डिपार्टमेंट की एवरेज एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स, यानी कि उनकी एज एक्चुअली क्या है, और टोटल एक्सपीरियंस इन रिसर्च आप ये कंपाइल कर लें. आप ये रियलाइज करेंगे कि मेरे ख्याल में सेल्स टीम की एवरेज एज रिसर्च टीम की एवरेज एज से डबल से ज्यादा और एवरेज एक्सपीरियंस तो एवरेज एक्सपीरियंस सेल्स टीम का रिसर्च टीम से डबल से भी ज्यादा होगा. और उसकी मेन वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है तो और रिसर्च का स्किल सेट ऐसा है कि वो इंटरनेशनली आप उसको लेके जा सकते हैं. यानी कि रिसर्च एनालिस्ट जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो अपना वही स्किल सेट GCC की मार्केट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं. वो सऊदीया चले जाते हैं, वो दुबई चले जाते हैं, वो कतर चले जाते हैं, वहां बैठ के काम करते हैं, या वो वेस्ट में भी चले जाते हैं. UK US जिनकी तादाद बहुत कम होती है जनरली तो सऊदीया
सऊदी अरेबिया और दुबई इस रीजन में ज्यादा हमारे एनालिस्ट हैं। Right. तो एक बहुत बड़ी तादाद एनालिस्ट की इंडस्ट्री में 3-4 साल, 5 साल, 6 साल काम करने के बाद Right. बाहर चली जाती है। सेल्स टीम के पास ये एक्सेस मौजूद नहीं है। ये Right. सेल्स रिलेशनशिप बेस्ड जॉब है। अगर एक सेल्स पर्सन ने पाकिस्तान में 15 साल लगा दिए और वो अगर सऊदी अरेबिया चला जाएगा तो उसको स्क्रैच से अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, वो जीरो पे आएगा। Right. तो सेल्स की टीम नहीं जाती, इसी वजह से वो जा ही नहीं सक पाती, इसी वजह से जो सेल्स का एवरेज एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है। तो एक तरह से टिल्ट इन टर्म्स ऑफ पे इन दी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टीम का ज्यादा होता है रिसर्च टीम। Makes sense. अब तो एक डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट सेल्स जरूर होता है रिसर्च, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि बायस्ड Influence करता है। रिसर्च निकलना शुरू हो जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर्स होते हैं। मैंने अपने करियर में ब्रोकरेज हाउसेस में प्रेशर विटनेस किए कि भाई Right. ये स्टॉक कवर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बाय क्यों है या ये सेल क्यों है, ये आपने गलत कर दिया। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपनी टारगेट प्राइस चेंज कर दें, लेकिन आप पे चढ़ाई जरूर हो जाएगी कि यार ये क्या कर दिया आपने, इस स्टॉक पे सेल कैसे बन रहा है, आपकी रिसर्च सही है, कन्विंस करें। और वो फिर एक एग्रेसिव अटैक होता है और बहुत सारे एनालिस्ट उसमें सकम कर जाते हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, एज डिफरेंस इतना नहीं होगा, तो वो अपना स्टैंड ज्यादा बेहतर तौर पे डिफेंड करते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सेल्स टीम चूंकि रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो जो भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है उसका एक लार्जर साइज जो है वो सेल्स टीम के पास चला जाता है, रिसर्च के पास इतना नहीं आता। अगर आप ग्लोबली देखें तो मेरे ख्याल में जो ओवरऑल ब्रोकरेज का कॉम्पनसेशन है, ये नंबर कुछ अरसे पहले इसकी असेसमेंट की थी, आई डोंट precisely remember it, but probably 30 to 40% of whatever an institution pays is allocated to research, and the rest is distributed between sales and execution. And globally, sales is a different function and execution is a different function. पाकिस्तान में अगर आप किसी भी हाउस के, आप कोई बड़ा हाउस उठा लें या टॉप 5 उठा लें, आप उसमें टोटल कॉम्पनसेशन एंड सैलरीज एंड कमीशन पेड टू सेल्स, उसको आप कंपेयर करने हैं टोटल कॉम्पनसेशन पेड टू रिसर्च। मेरे ख्याल में रिसर्च का शेयर उस टोटल पाए का 30% बिल्कुल भी नहीं होगा, शायद 10-15% के आसपास आएगा, और कुछ केसेस में इससे भी नीचे होगा। ये एक सिचुएशन है जिसकी वजह से रिसर्च का वो से नहीं होता ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स है जो कि सेल्स। अब उसमें जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की भी आती है। जैसे आपने मेंशन किया कि we were the first one to start an independent research entity. हम घूमते थे अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पर को मार्केट करते हुए, कोई रिसर्च के पैसे देने को तैयार नहीं। I can see that and I know that. So no one was willing to pay for research. So eventually जाके ये हुआ कि यार आप किसी ब्रोकर के साथ अरेंजमेंट कर लें and you'll pay the commission and आप उनसे शेयर दे दें, you'll give the business because of your research. At the end of the day वो इक्वेशन भी सही तरह काम नहीं कर पाती। हुआ ये कि हमने फिर अगर पाकिस्तान मार्केट में काम करने के लिए ended up acquiring a brokerage house and running the business like a brokerage business rather than an independent research business. अब उस ये सवाल पैदा हो सकता है कि या तो हमारी रिसर्च इतनी फजूल थी कि उसको कोई रिवॉर्ड नहीं करना चाहता था। We also tested our research skills for the region, so we started marketing our research efforts to institutions in Dubai, institutions in Saudi Arabia, some institutions based out of Europe as well. वो हमें compensate करने को तैयार थे। We get a lot of research revenues from outside Pakistan for covering markets other than Pakistan. पाकिस्तान रिसर्च में जो कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसी, because we are based in Pakistan, this market, no one is willing to pay a price. In your hometown, there is not going to be any compensation. Put in effort. You could not sustain in your hometown. नहीं, absolutely. वो देखिए एक चॉइस है ना, आप शौक के बेसिस पे काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर someone has to pay the bill. So either we keep on subsidizing it or we just operate a business the way that business is being done in the market in which we are operating. So Pakistan में independent research entity को
रीसेट का हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज ये भी है कि वो आपको लारे लपटे बहुत देंगे या कि अच्छा ये करते हैं वो करते हैं, अच्छा 3 महीने का ट्रायल कर लेते हैं। वो फ्री ट्रायल के बाद बिलिंग जो है ना वो कभी भी मटीरियलाइज नहीं। तो आप Makes यू नो sense. you'll keep on Yeah. working in anticipation of future revenues. Those revenues won't come. Right. They'll end up burning all your reserves. Right. So right. that happened with us. So then we eventually had, yeah, no one is interested in paying for advice. So, might as well stop Yeah. doing it commercially. Right. And then we started covering the GCC market and हमने सऊदी मार्केट, हमने इमर्जिंग मार्केट भी कवर किए हैं, फ्रंटियर भी किए हैं, कुछ डेवलप मार्केट भी किए हैं क्लाइंट्स के लिए भी कवर्ड इन GCC. Outside Pakistan, our coverage is far bigger than what we've covered in Pakistan. And, the clients outside Pakistan are willing to pay for research, but clients within Pakistan who are interested in Pakistan markets don't pay for research. So that is, I think, it's the major reason why research doesn't thrive in Pakistan, and you get very scant, very thin coverage on the listed companies in Pakistan. असफर नसीम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद चुनाए, जिनसे हम बातचीत करेंगे पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाए, और अहमद चुनाए से हम समझते हैं कि हाउ डज़ ही लुक एट द पॉलिटिकल सिचुएशन। पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस में थोड़ी सी ट्रैक्शन है। वी हैव सीन कपल ऑफ डेज़ के 5 अरब की वैल्यू से ज़्यादा का काम हो गया है। इंडेक्स जो है वो 7 साल बाद 50,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। सुजुकी ने डीलिस्टिंग की बात की है। नंबर ऑफ़ कंपनीज विच आर सीकिंग डीलिस्टिंग, इस पर भी अहमद चुनाए से डिस्कस करेंगे। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, ये फरमाइएगा, हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन व्हेन यू सी द मार्केट टचिंग द 50,000 लेवल आफ्टर 7 years? पार्टिसिपेशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है, लिस्टिंग में भी वी सी सम ट्रैक्शन, बट डू यू थिंक सम अदर थिंग्स टू बी डन एज वेल? और गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं मईशत को, सियासत को, एंड स्पेशली द कैपिटल मार्केट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मार्केट के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं और जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो डिफरेंट मेजर्स ली जा रहे हैं, इन सब के तनाजुर में मैं ये बात करूंगा कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा हूँ, और उसी वाइब्रेंट इकोनॉमी के पस मंजर में जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गई है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो अपने भरपूर तरीके से परफॉर्म करेगी। लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का एक लेवल है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन एशिया एंड इन अदर रीजन्स, वो इंशाल्लाह जो है वो पूरा होगा और पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह। सियासी तौर पे जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं उसको भी आई थिंक मार्केट अब अप्रिशिएट कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है। जी देखें, इस वक्त तो हम सियासी तौर पे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि कैटेगरी गवर्नमेंट इन प्लेस है, नॉन पॉलिटिकल एंटाइटी पे वो काम कर रही है। जहां तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, जाहिर है इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डेट दी हुई है कि 26 नवंबर तक डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऑब्जेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद एग्जैक्टली 60 डेज का टाइम पीरियड चाहिए उन्हें इलेक्शन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली एंड जनवरी या फर्स्ट वीक फरवरी में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सारे ही स्टेक होल्डर्स उम्मीद पर हैं कि ये इलेक्शन जो है जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में होंगे। इसमें वाइब्रेंसी है कि दुनिया जो है वो चाहती है कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो सही तरीके से चलता रहे, और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सही तरीके से चलने में एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें होगा वो ये होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल राइट ट्रैक पे चलेगी। यहाँ इकोनॉमी में मैं एक बात और करता चलूँ कि ये क्यों सब वाइब्रेंसी आ रही है। देखिए, 3-4 मेन फैक्टर्स हैं। पहले तो एक करेक्टिव मेजर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसमें स्मगलिंग पे पाबंदी लगा दी, उसको कर्टेल डाउन किया, डॉलर्स की जो अनड्यू मूवमेंट थी उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और लोगों को ये पावर कर दिया कि कैश डॉलर्स जो हैं
वो मार्केट में अब नहीं चलेंगे, कैश इकोनॉमी नहीं चलेगी और आपको जो है वो इन लाइन विद दी जो केवाईसी है उसमें आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ स्मगलिंग की रोकथाम हुई वहाँ कैश डॉलर्स का जो आउटफ्लो था पाकिस्तान से वो कम होना शुरू हो गया और हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए। दूसरे बड़े करेक्टिव मेजर्स में SIFC का अनाउंसमेंट है कि जहाँ $125 बिलियन कमिटेड है 4 मुख्तलिफ ममालिक से, और वो कमिटेड जो है वो न डोनेशन के लिए है न लोन के लिए है बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। और यही इन्वेस्टमेंट जो है SIFC के तहत 5 सेक्टर्स में आ रही है, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फ्यूल एंड पावर है, IT है और डिफेंस है। मैं समझता हूँ ये 5 सेक्टर्स जो हैं वो मोस्ट अनटैप्ड सेक्टर्स थे पाकिस्तान के, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने की बातें हो रही हैं उसमें न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूम मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, GDP है, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तीसरा, जब आप स्मगलिंग को बंद करते हैं तो आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये बूस्ट में न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, हमें यहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि मैं समझता हूँ इकोनॉमी की मूवमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में चली जाएगी। और जहाँ ये सारी चीजें की प्रोडक्शन होगी वहाँ एक्सपोर्ट मार्केट को भी जो है वो एक बूस्ट मिलेगा। और जहाँ हम $30 बिलियन की एक्सपोर्ट की बात करते हैं वहाँ हम शायद 35, 36, 37 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट देखेंगे। तो बाय एंड लार्ज ये सारे मेजर्स जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें अब वक्त आ गया है कि सारे इन्वेस्टर्स, चाहे लोकल हों, चाहे फॉरेनर्स हों, चाहे वो पाकिस्तान के लोकल ट्रेडर्स हों, सब मिलकर इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो राइट डायरेक्शन पे हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने खड़ा किया है इसको कंटिन्यू करवाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अहमद साहब ये भी फरमाएं कि व्हेन यू लुक एट FDI हिस्टोरिक लो पे चली गई थी, बट रिसेंटली व्हाट वी आर सीइंग इज दिस के FDI में फॉरेनर्स का इंटरेस्ट भी आ रहा है, कैपिटल मार्केट में इनफ्लोज भी देखे जा रहे हैं। पहले नेट आउटफ्लोज ही होते थे, बट रिसेंट ट्रेंड फॉर लास्ट फोर्टनाइट इज दैट फॉरेनर्स हैव स्टार्टेड लुकिंग एट आवर मार्केट। सो डॉलर नीचे आ रहा है, ऑयल अच्छे लेवल्स पे आ रहा है, विच इज़ सपोर्टिव टू आवर इकोनॉमी। So how do you look at all this scenario and do you think कि near futures में पाकिस्तान में FDI आ सकती है? देखिए, FDI बिल्कुल आ रहा है और आता रहेगा इंशाल्लाह, इसका इनफ्लो बढ़ता रहेगा। इसका एक और जो इंडिकेटर है वो ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में $6.7 बिलियन का जो है वो इनफ्लो अब तक आ चुका है, जो परसों की इतला थी। इसका मतलब है कि जो ये खबरें थी कि जी इसमें इनफ्लो खत्म हो जाएगा, इसमें लोगों के विड्रॉल शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई बात यहाँ नजर नहीं आ रही। तो जब ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो 2-3 चीजों को इंडिकेट करते हैं। एक तो हमारी डॉलर जो रूपी की डिवैल्यूएशन थी उसको एक ब्रेक लगा और रूपी जो है रिवैल्यूएशन मोड में आ गया। 50 से 60 रुपए ओपन मार्केट में और 25 से 30 रुपए कब मार्केट में, दैट इज इंटरबैंक रेट जो है वो कम हुआ है। ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की 74-76 साल तारीख में, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े परसेंटेज या इतनी बड़े अमाउंट के जो है वो रिवैल्यूएशन हुआ हो। डिवैल्यूएशन तो हम सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि रुपए की कदर जब बढ़ती है तो फिर हमारा जो फॉरेन डेट है उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट भी कम होती है, फॉरेन डेट की पेमेंट भी कम हो जाती है। इसके बाद इन्फ्लेशन पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है कि इन्फ्लेशन हमारा कम होना शुरू हो जाता है, साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी घटना शुरू हो जाता है। जहाँ इंटरेस्ट रेट घटता है वहाँ मैं समझता हूँ कि बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हम सब के लिए बेहतरी की तरफ गामजन है और हम इंशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस करेंगे आगे जाके। अहमद साहब, चूंकि अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, मैं चाहूँगा कि 30 सेकंड के बाद एक आपसे आखिरी सवाल है विच रिलेट्स टू लिस्टिंग कम हो रही है और उसमें भी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हम चाहेंगे कि वक्फे के बाद आप उस पर ज़रूर तबसरा करें। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सो अहमद चुनाई साहब फरमाइएगा कि लिस्टिंग के फ्रंट के ऊपर वी आर सीइंग सम ट्रैक्शन, सम एक्टिविटी।
गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि PSX में जो लिस्टिंग अभी बहुत कम हो रही थी, इसमें भी हम कोई पॉजिटिव न्यूज़ देख सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये पैगाम पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए, पूरे मुल्क के इंडस्ट्रीज को जाना चाहिए कि ये वो फोरम है जहां पर आप इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेज कर सकते हैं। और ये बात हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिससे आपको इंटरेस्ट फ्री न सिर्फ आप कैपिटल रेज करते हैं, बल्कि आपकी जो लिस्टिंग है उसकी वजह से आपकी शेयर्स को एक मार्केट एडवांटेज गेन होता है। तो यहाँ जब मार्केट एडवांटेज गेन होने की बात आती है, आपको एक हेल्दी पोजीशन मिलती है, आपकी कंपनी का 10 रुपए का शेयर में भी 30, 40, 50, 60 रुपए का हो जाता है, तो आपको वैसे ही बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। और आप थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपना डाइल्यूट करके बैंक को रीपे करके, बैंक का जो 24-25% का हैवी इंटरेस्ट रेट है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वो टूल्स हैं, ये वो मेजर्स हैं कि जहां आप शराकतदारी में लोगों को लेकर आते हैं और अपनी कंपनी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं। और इस बात को बाकायदा, जिसको कहते हैं कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर एजुकेशन, उसके अंदाज से लेके चलें तो कोई वजह नहीं कि हमारी लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा और सारे लोगों का एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि कंपनी में सही तरीके से अच्छा बिजनेस हो रहा है। अहमद साहब, आखिरी पॉइंट है जो मैं आपके साथ रेस करना चाहता हूँ, दैट रिलेट्स टू जो बायबैक्स हैं और डील। आज हमने देखा कि पाक सुजुकी ने भी डी लिस्टिंग की बात की। ये ट्रेंड भी आपको रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इकोनॉमी का जो डिप्रेशन है वो किसी हद तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहे थे तमाम मैशदानों को, और जैसे आपने भी कहा, आपकी बातों से भी लग रहा है कि थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर स्टांस। सो यू सी दिस ट्रेंड चेंज? मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो हमारी जब ये डी लिस्टिंग करने की बात आती है, तो अगर आप पाक सुजुकी को ले लें तो पाक सुजुकी जो है एक ग्रोइंग कंसर्न है। और ये मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का अपना लेवल का डिसीजन है कि ये इसको जो है वो अपना डीलिस्ट कराना चाहते हैं। और जाहिर है कंपनी अगर ग्रोइंग कंसर्न है, उसके अच्छे मार्जिन हैं और कंपनी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास इतना लिक्विड कैपिटल है कि वो दूसरों को बाय आउट कर लें, तो ये इनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। और मैं समझता हूँ कि और जो बहुत सारी कंपनियां अगर डीलिस्टिंग के लिए आती हैं तो फिर वो कंपनीज जो है वो या तो बंद हो चुकी होती हैं और वो मजीद चलना नहीं चाहती, या उन कंपनी की एक रियल स्टेट वैल्यू बन जाती है जिसका एडवांटेज जो है वो स्पॉन्सर्स लेना चाहते हैं। तो ये मुख्तलिफ हालात होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये डिसीजन होते हैं। बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि लोगों को जिनको कैपिटल की नीड है उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन आइडियल प्लेटफॉर्म है कैपिटल रेज करने के लिए। और वहाँ लिस्टिंग करा के दूसरों को शराकतदार बनाकर आप अपनी कंपनी को बहुत ग्रो करवा सकते हैं। अहमद साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये बात चाहूँगा कि जो डिफ़ॉल्टर काउंटर है उस पे 50% के आसपास कंपनीज़ हैं। इसके रिवाइवल के लिए भी कोई प्लान है, कोई सोच मौजूद है कि इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि कोई और लोग आएँ, इन कंपनीज़ को टेक ओवर करें मर्जर एंड एक्विजिशन के तहत, और ये डिफ़ॉल्ट काउंटर पे जो 50% के आसपास का लोड है ये कम हो सके? देखिए, ये भी, इसका भी एक प्लान आ सकता है और ये प्लान बैंकर्स की तरफ से ही आ सकता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनका एक बहुत बड़ा हैवी डेट होता है यहाँ पे, और उस डेट की रीपेमेंट के लिए जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं। ये शायद मेरा और आपका काम नहीं होता इसमें। तो जहाँ जब इनका इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर वो फ्रेश कैपिटल भी पाइप इन करवा सकेंगे और इस कंपनी को एक ग्रोइंग कंसर्न की उस पर भी ले जा सकेंगे। आखिर में इन्वेस्टर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन? देखिए, गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन मेरी जाती राय ये है कि इट्स एन आइडियल मार्केट टू इन्वेस्ट। और आप कंपनीज को अच्छी तरह स्टडी करके जिन कंपनी ने अच्छा बेहतर परफॉर्म किया है उनमें हमेशा इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद है। और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट से आई कैन फोरसी कि दे कैन गेट अ वेरी गुड रेवेन्यू जनरेशन इन टाइम्स टू कम। अहमद चिनाई साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अहमद चिनाई, जो कि PSX के बोर्ड पर सर्व करते हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था आसफर नसीम ने, जिन्होंने पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च की बुनियाद रखी।
दोनों साहिबान ने तफसील के साथ उन मसाइल की तरफ इशारा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की बाज़ार हिस्सेस में लोगों की पार्टिसिपेशन कम है, न्यू लिस्टिंग का रुझान नहीं है और पाकिस्तान के बाज़ार हिस्सेस में डी लिस्टेड काउंटर में कोई 300 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं एंड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ ऑन द नॉन डिफ़ॉल्ट काउंटर्स आर गेटिंग डी लिस्टेड। सो असफर नसीम ने हमें तफसील के साथ बताया कि उनका जो काम है इंडिपेंडेंट रिसर्च का, सिवाय पाकिस्तान के यूएई, ओमान, यूके एंड नॉर्थ अमेरिका सब जगह से उनके पास पेड क्लाइंट हैं जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च का बिज़नेस उन्हें देते हैं, बट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए स्पेस कम से कम तरीन होता चला जा रहा है। दूसरे नंबर पर MHNI ने हमें तफसील के साथ बताया कि बाज़ार हिस्सेस में देयर इज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट। बाज़ार ने 7 साल के बाद जो है 50,000 का लेवल क्रॉस किया है। MHNI वाज वेरी पॉजिटिव कि इन्वेस्टर बेस भी बढ़ने जा रहा है एंड ही गेव अ क्लियर मैसेज कि हर वो बिजनेसमैन जो 24-25% सालाना के हिसाब से कर्ज़ा रेस करता है और फिर बिज़नेस करता है, उसके लिए एक ओपन इनविटेशन है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए और इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेस करे। थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ होती हैं डिस्क्लोजर की, कंट्रोल्स की, कंप्लाइंस की, वो बहरहाल बिकॉज यू रेस पब्लिक मनी इस वजह से आपको पूरी करनी होती है। सो अहमद वाज ऑफ द ओपिनियन कि बाज़ार हिस्सेस में न्यू लिस्टिंग भी होगी और बाज़ार हिस्सेस का वॉल्यूम भी बेहतर होगा और इंडेक्स जो है वो भी आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, इस तरह के तज्ज़िये का प्रोग्राम, इस तरह के तज्ज़िये और बातचीत का सिलसिला नाज़रीन आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।